हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट आवर प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। वैसे तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटे से पार्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और एक्चुअली क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब ये मैं सिर्फ आपको बोलकर नहीं बताने वाला हूं, यहाँ पर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप खुद ही यहां पर बोलेंगे सर कितनी बार एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और एक्चुअली अगर ये ट्रिक अगर आपने समझ ली कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं और उन्हीं को आपने बहुत अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लिया तो एग्जाम में एक्सेल करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। तो चलिए यहां पर समझते हैं इलास्टिक कांस्टेंट पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो पहला क्वेश्चन लिया है एसएससी जेईई 2018 का पूछता है दैट द पॉइजंस रेशियो इज डिफाइंड एज। देखिए पॉइजंस रेशियो को हम लोग डिफाइन कई बार डिनोट करते हैं म्यू से या फिर कई बार सिंपली वी से भी डिनोट किया जाता है। अलग अलग ऑथर, अलग अलग बुक्स, अलग अलग नोटेशन, ये जनरली दो नोटेशंस यूज किए जाते हैं। एंड ये होता क्या है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका मतलब भी यहां पर चलिए समझ ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पॉइजन रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए पॉइजन रेशियो होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बॉडी को हमने यहां पर एक फोर्स अप्लाई करा, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर बॉडी, एंड इस पे आपने अप्लाई करा एक पर्टिकुलर फोर्स इन बोथ द डायरेक्शन। अब होगा क्या, एक्चुअली जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करा है उसी डायरेक्शन में यहां पर इसका इलोंगेशन होने वाला है। रीजन इज दैट द फोर्स अप्लाइड इज अ टेंसाइल फोर्स, क्योंकि हमने एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करा है तो यहां पर इसका इलोंगेशन होने वाला है। लेकिन जब इलोंगेशन होगा तो हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है दैट द वॉल्यूम of the body will remain same, that means change in volume will remain equals to be zero। हाँ या ना। तो इसका मतलब कि अगर एक डायमेंशन बढ़ रही है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है तो एक डायमेंशन बढ़ेगी तो दूसरी डायमेंशन को छोटा होना पड़ेगा। दैट मीन्स जब इसका एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंशन होने पर कुछ इस तरह से बॉडी एक्सटेंड करेगी, कुछ इस तरह से बॉडी एक्सटेंड करने के बाद हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें दो बातें आपको नोट करने वाली हैं। क्या नोट करने वाली है सर, तो देखो यहां पर हमारी जो ओरिजिनली लेंथ थी, लेट अस सपोज दैट दैट इज एल, एंड इसी के अलावा जो ओरिजिनली यहाँ पर लेटरल डायमेंशन है जिसको मैं चलिए डायामीटर या फिर कैपिटल डी लिख देता हूं अभी फिलहाल, ये डी थी इनिशियली। अब जब यहाँ पर आपने एक्सपेंशन के बाद देखा इस बॉडी को तो आपको क्या देखने मिल रहा है दैट द लेंथ इज इक्वल टू बी एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, इन द सेम वे जो हमारा डायमीटर है वो कुछ कम हो गया होगा, लेट अस सपोज दैट दैट इज डी माइनस डेल्टा डी। सो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब अलोंग द लेंथ होता है, लेकिन यहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि भैया जिस डायमेंशन में हमने फोर्स अप्लाई करा है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा है वो लेंथ है, बट उसी को हम लोग कई बार बुला लेते हैं एज द एक्सिस ऑल्सो। सो इसी को कई बार बोल दिया जाता है एज द एक्सियल स्ट्रेन, है ना। सो अगर मैं अलोंग द लेंथ अगर पूछता हूं दैट व्हाट इज द स्ट्रेन, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ है तो दैट इज डेल्टा एल, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज कैपिटल एल। तो मैं यहां पर उसको लिख सकता हूं एज डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज द ट्रांसवर्स, व्हाट इज द ट्रांसवर्स और लैटरल स्ट्रेन। तो देखो लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, या फिर ट्रांसवर्स जो बोल रहा हूं वर्ड उसका मतलब क्या है। ट्रांसवर्स का मतलब है कि इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। जो भी आपने फोर्स अप्लाई करा है, फोर्स आपने अप्लाई करा इस डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर अगर मैं डायमेंशन देखता हूं तो इसका परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन सा है, वो ये है 90 डिग्री पर।
ये वाली डायमेंशन कौन सी है सर? दिस इज नथिंग बट दिस इज द डायमीटर। यस और नो? सिर्फ एक डायमीटर नहीं होगा, अगर मैं 3D में स्टडी करूंगा तो वो विड्थ भी हो सकती है या फिर हो सकता है हाइट भी हो सकती है, अगर रेक्टेंगुलर बॉडी होती तो, है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं, व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर हियर? दैट इज नथिंग बट दैट इज कैपिटल डेल्टा डी, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल डायमीटर? दैट इज डी। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर म्यू या फिर पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो वो क्या देखने को मिलेगा? दैट इज नथिंग बट दैट इज डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें साइन कंसीडर नहीं करनी, अदरवाइज आप ये बोलेंगे कि सर जो डायमीटर है वो तो डिक्रीज हुआ है ना, डायमीटर तो डिक्रीज हुआ है। नहीं भाई, हम यहाँ पर अभी साइन कंसीडर नहीं करेंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ योर पॉइजन रेशियो। हाँ सर, इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करता हूं मैं अगर, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इसकी व्हाट इज द रेंज? फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपको रेंज याद रखनी है, दैट म्यू की रेंज होती है बिटवीन 0 एंड 0.5। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए। और हमारी एग्जाम में एक्चुअली यही पूछा जाता है, तो इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम पढ़े लेकिन मैक्सिमम मार्क्स लाए, यही सबसे बेस्ट तैयारी होती है। कम से कम प्रिपरेशन में अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तो भी उतना ही पढ़े जो सच में एक्चुअली जरूरी है आपके। अब इसके अलावा और भी क्या जरूरी है? तो अलग अलग जो मटेरियल्स है, जो जनरली हम लोग मटेरियल्स पढ़ते हैं, उनके पॉइजन रेशियो की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा जब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही चुका है, दैट इज द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर लॉन्गिट्यूडनल को यहां पर बोला गया अलोंग द लेंथ, दैट इज लीनियर स्ट्रेन। ठीक है ना, तो यहां पर लैटरल टू लीनियर लिखा हुआ, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ही है, बट क्या बोल रहा है? दैट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन। हाँ ठीक है सर, एक वर्ड चेंज हो गया, इसके पहले लीनियर स्ट्रेन लिखा था, अभी यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेन लिखा है। बट इस रेशियो को क्या बोला जाता है? तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द पॉइजन रेशियो, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखो, पिछला क्वेश्चन यहाँ पर 2018 का था, ये 2017 का, एक साल जस्ट पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2014 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैं बोलकर नहीं बता रहा हूं कि भैया देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली चेक कर लो ना खुद ही, समझ में आ जाएगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, एग्जैक्टली सेम है जो 2018 में पूछा गया था उसके, है ना। तो अगर आपने 2014 का क्वेश्चन सॉल्व किया होता 2018 के पेपर में बड़े खुश हो जाते आप। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अगेन ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन, दिख रहा है ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सेम देखो 2011 का क्वेश्चन है। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो रहे हैं भैया, ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ आंसर तो वही है ना, क्वेश्चन तो मैं सेम ही बोलूंगा, है ना। और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार 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 बार। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बता दी है पॉइजन्स रेशियो की, क्या बताई है मैंने आपको यहाँ पर? दैट इज 0 to 0.5। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर आपको मटेरियल्स की पॉइजन रेशियो की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कॉर्क की यहाँ पर जो पॉइजन रेशियो है वो होता है 0। वो क्या होता है? 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसको इलोंगेट करने की कोशिश करूंगा तो उसके लैटरल डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्चुअली उसमें स्ट्रेन बहुत ही कम होगा, है ना। सो कॉर्क। इसी के अलावा अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूं तो कंक्रीट की रेंज होती है अराउंड 0.1 से लेकर 0.2। इसी के अलावा अगर मैं कास्ट आयरन की बात करता हूं तो कास्ट आयरन की वैल्यू होती है 0.2 से लेकर 0.3 के बीच में। अच्छा, वुड की बात कर लेते हैं, लकड़ी, है ना। वुड की यहाँ पर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.25 होती है। स्टील की बात कर लेते हैं तो स्टील की होती है 0.27 से लेकर 0.30। अच्छा, स्टेनलेस स्टील की अगर बात कर ले, स्टेनलेस स्टील, तो इसकी वैल्यू होती है 0.30 से लेकर 0.31। देखो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, है ना। जो भी यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर मटेरियल्स है सबकी वैल्यूज को मैं एक साथ आपको याद करवा रहा हूं। इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। क्या सा जरूरी है? हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ना, यहाँ पर बहुत सारे हैं,
है ना। तो जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस वैल्यू को तो बिल्कुल याद करना है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा और भी अगर कोई मेटल्स है तो मेटल्स की जो जनरली रेंज होती है दैट इज 0.25 से लेकर 0.4 के बीच में होती है। इसी के अलावा नेक्स्ट अगर एल्यूमिनियम की बात कर ले जैसे, है ना, तो एल्यूमिनियम की वैल्यू होती है अराउंड 0.33, ठीक है। एल्यूमिनियम हो या इवन कॉपर की भी बात कर ले तो कॉपर की वैल्यू भी ऑलमोस्ट इसके बराबर ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है रबर। रबर की यहाँ पर पॉइजन रेशियो की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज अराउंड 0.45 से लेकर 0.5। तो अगर मेरे को आपको लैटरल स्ट्रेन दिखाना हो तो ऑब्वियस ही बात है मुझे एक रबर को एक्सटेंड करके देखना है। क्यों? क्योंकि रबर में जो लैटरल स्ट्रेन है, ट्रांसवर्स वाला स्ट्रेन है, डायामीटर या फिर विड्थ और जो हाइट कम होने की बात कर रहे हैं हम लोग, वो रबर में बहुत अच्छे से विजिबल होगा, है ना। तो आप सभी के पास रबर है या नहीं भी हो तो आप लोगों ने यूज जरूर करी है रबर, उसको आप एक्सटेंड करके देखे भी होंगे, पक्की बात है, खींचने की कोशिश भी करी होगी, उसमें आपको लैटरल डायमेंशन में चेंज जरूर देखने को मिला होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है ये वैल्यूज है जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है एंड ऑफ कोर्स दैट इज मच इंपॉर्टेंट। तो बस इतनी वैल्यूज है, बहुत ज्यादा नहीं याद रखनी है, बट इतनी वैल्यूज में कितने क्वेश्चंस बनेंगे देखो कितनी वैल्यूज है सर। एक तो रेंज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कितनी वैल्यूज याद करवाई अभी आपको? 10, ठीक है सर। 10 में भी 10 की 10 पूरी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो स्टील और स्टेनलेस स्टील एक्चुअली है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही ना। इसी के अलावा मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम भी आ ही रहा है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो 8 वैल्यू याद रखी है, ये रेंज तो अपने आप ही याद हो जाएगी, है ना। तो चलो देखो आप क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यू 0 to 0.5 बताया अभी अभी मैंने आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो, 2005 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? दैट इज 0.5, 0 to 0.5 बोला था मैंने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। अब देखो मेरे को तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही यहाँ पर आंसर बोलते बन रहा है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पूछा है तो हाईएस्ट वैल्यू मतलब किसकी होती है? दैट इज ऑफ रबर। कितनी होती है? 0.45 से लेकर 0.50 के बीच में होती है, ठीक है ना। मैं वैल्यूज एग्जैक्टली इन चारों मटेरियल के आपको लिखवा चुका हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। लिमिट क्या है पॉइजन रेशियो की? तो भैया 0 है या फिर 0.5 है, यहां पर दोनों में से एक भी नहीं है, दैट मीन्स आंसर क्या टिक कर दोगे? दैट इज नन ऑफ दीज। सो 0 से लेकर 0.5 यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई स्टील का पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो देखो भैया मैंने आपको बताया स्टील का होता है 0.27 से लेकर 0.30 के बीच में। इसी के अलावा स्टेनलेस स्टील की अगर बात कर ले तो स्टेनलेस स्टील की लिए वैल्यू जो होती है वो 0.3 से लेकर 0.31 तक होती है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो कि एकदम एक्यूरेटली मैच कर रहा है? तो सर 0.25 से लेकर 0.33 एग्जैक्टली मैच करता दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है डी को यहाँ पर टिक मत करना बिकॉज 0.33 तो वैसे भी मैक्सिमम लिमिट हो गई, है ना। और 0.25 टू 0.24 भाई मैंने आपको 0.27 याद करवाया है तो 0.27 से 0.3 तो बी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कॉन्क्रीट। देखो भैया मैंने कॉन्क्रीट के लिए वैल्यू आपको याद करवाई थी, अभी अभी करवाई, बोला ना 10 वैल्यू याद कर लो। क्या लिखवाई मैंने आपको? 0.1 से लेकर 0.2, है ना, उसी रेंज में दिख रहा है एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ चलो जल्दी जल्दी, पॉइजन रेशियो फॉर द रबर 0.45 से 0.5, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रबर की 0.45 से 0.5 मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर रेंज याद करवाई है ना। तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं एक्चुअली, ये क्वेश्चंस दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि भैया इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं तो वैल्यूज को आप थोड़ा सा सीरियसली याद करिएगा। सारी वैल्यूज याद नहीं करनी होती, जितने आपके नोटबुक में लिखी होती है ना, सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता अगर मान लीजिए एक दो नए क्वेश्चंस आ गए आपके, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो रिपीट हो रहे क्वेश्चंस वो तो आप सही कर ले, कम से कम इतना भी कर लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर कुछ कुछ पॉइंट्स नए आ जाते हैं हर साल, अरे भाई कितना आता है नया? 10% नया आता है,
है ना। 10% अगर नया आया और मान ले वो 10% जो नया है उसमें से कुछ भी नहीं कर पाए आप, तो भी 90% तो आपके हाथ में है ना। लेकिन 90% को आप कम से कम 10 बार पढ़ लो। 10 बार पढ़ोगे तो वो 90 में से पक्की बात है 85% मार्क्स ले आओगे। 85 नहीं तो 80% मार्क्स तो ले ही आओगे। समझ में आ रहा है? 80% मार्क्स में कहां पहुंचोगे आप लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पॉइजन रेशियो। भाई पॉइजन रेशियो की अगेन 2018 में यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई थी। सो व्हाट इज दैट, दैट इज योर एक्सियल स्ट्रेन टू द ट्रांसवर्स स्ट्रेन। नहीं सर। एक्सियल स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेन। नहीं सर, ए भी गलत है, बी भी गलत है। व्हाट इज म्यू, म्यू इज नथिंग बट दैट इज ट्रांसवर्स स्ट्रेन, दैट इज ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन, है ना। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, मैं बता चुका हूं यहां पर। तो आंसर क्या टिक करोगे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब देखो पॉइजन रेशियो पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हो गए, है ना। और अभी तक मैं पहुंचा हूं 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पॉइजन रेशियो पे थे। 17 जिसमें सिर्फ पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन और उसकी रेंज पूछी थी, वैल्यू पूछी थी। अब आगे बढ़ रहा हूं। अब इलास्टिक मॉडुलस वाला, इलास्टिक कांस्टेंट्स वाला एक्चुअली ये पर्टिकुलर सेशन है। तो भाई इलास्टिक कांस्टेंट्स और भी है ना। पॉइजन रेशियो पढ़ते हो आप, शियर मॉडुलस पढ़ते हो जिसको हम लोग यहाँ पर रिजिडिटी मॉडुलस भी बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस पढ़ते हो आप, बल्क मॉडुलस पढ़ते हो। तो एक्चुअली यहाँ पर वही पार्ट पूछा जाने वाला है। तो करीब 23 या 22 क्वेश्चन है एक्चुअली इस पर्टिकुलर पार्ट पे। किस पे, जो मॉडुलस और पॉइजन रेशियो वाला रिलेशन है और मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन है। 22-23 क्वेश्चन है अभी फिलहाल मेरे पास। सेशन को ऑफ कोर्स अभी हम लोग यहाँ पर एंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो मैं आपको सारी की वैल्यूज याद करवा देता हूं। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, क्योंकि अगर समझ ही रहे तो एक बार ही समझ लो यार, है ना। कहानी के रूप में समझोगे तो ज्यादा याद रहेगा। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग कई बार E से डिनोट करते हैं। व्हाट इज ई, ई इज नथिंग बट दैट इज द लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस या फिर इसी को बोल सकते हैं एज द एक्सियल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। सो दिस इज योर कैपिटल ई, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, व्हाट इज योर शियर मॉडुलस, व्हाट इज शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हो, है ना। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, ठीक। अच्छा इन द सेम वे यहां पर आ जाता है, नेक्स्ट इज द बल्क मॉडुलस, नेक्स्ट वन इज द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की बात करें तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द एक्सियल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेस अपॉन, और कई बार हम लोग इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस टू द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा इनकी यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए तीनों में ही यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है, द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट दैट इज द स्ट्रेन। ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, और तीनों के ही जो न्यूमरेटर है उनमें है स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन इज नथिंग बट दैट इज डायमेंशनलेस, दैट इज डायमेंशनलेस। और अगर स्ट्रेस की बात करें तो वो कैलकुलेट किया जाता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, या फिर आप कई बार कैलकुलेट करते हो मेगा पास्कल में, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह की यूनिट होगी क्योंकि डिनोमिनेटर तो यहाँ पर डायमेंशनलेस है, ठीक है। सबकी यूनिट यहाँ पर याद रख लो। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर नोटेशन क्या होता है, तो इसका नोटेशन जी से करते हो या फिर कई बार कैपिटल एन से भी देखने को मिलेगा। इसकी नोटेशन की बात करूं, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। तो अभी फिलहाल किसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, तो दैट इज द बल्क मॉडुलस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। अच्छा टेंजेंट मॉडुलस भी दिख रहा है। तो देखो एक्चुअली ये वाला जो ग्राफ होता है ना, कौन सा ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये कर्व सभी ने पढ़ा है ना। ये कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, let us suppose that this is the tangent,
तो इसी पर्टिकुलर स्लोप को क्या बुलाते हैं, इस पर्टिकुलर टेंजेंट के स्लोप को क्या बुलाते हैं, एज द टेंजेंट मॉडुलस। स्लोप ऑफ टेंजेंट is known as tangent modulus, is known as tangent modulus। समझ में आ रही बात, आ गई है ना। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पर टेंजेंट मॉडुलस नहीं होगा, आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, इसी के अलावा सीकेंट मॉडुलस भी होता है। तो सीकेंट मॉडुलस क्या होता है, जो पॉइंट आपने चूज करा है इससे आप क्या कर लो, इससे आप कुछ इस इनिशियल पोर्शन ऑफ द ग्राफ से क्या कर दो, पैरेलल एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। इसका जो स्लोप होगा इसको बोल दिया जाता है एज द सीकेंट मॉडुलस। क्या बुलाया जाता है, एज द सीकेंट मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीकेंट मॉडुलस क्या होता है ये भी समझ में आ रहा है ना। व्हाट इज योर टेंजेंट मॉडुलस ये भी समझ में आया है। बाकी तीन तो मैंने बता ही दिए हैं। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है पूछता क्या है, दैट व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ई, दिस इज योर ई। ई क्या होता है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है ना। बाकी की डेफिनेशन भी मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं, तो कुछ नया पोर्शन नहीं है यहाँ पर जो मेरे को समझाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली टिक कर सकते हो जब, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सेम सेशन में, तो ऑब्वियसली बात है हर एक का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, इतना तो याद रह ही सकता है ना। अच्छा आगे बढ़े, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। तो भैया मैंने अभी अभी आपको बताया व्हाट इज कैपिटल जी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी बोल दो या फिर एन बोल दो, क्या होता है, दैट इज द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा दिख रहा है, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज योर ऑप्शन नंबर सी। यस और नो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। यहां पर द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेन क्या बुलाया जाता है इसको, एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बुलाते हो। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बुलाते हो और कई बार शियर मॉडुलस भी बुला लेते हो। दोनों नाम है भाई, दोनों नाम है ना। तो यहां पर आप सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को देखकर टिक कर दोगे तो बात सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ऑब्वियसली बात है मोर अप्रोप्रिएट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहां पर ही ध्यान देना, इधर ये जो यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये भी सेम है। बोथ ऑफ दीज आर कैपिटल ई ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मैचिंग का क्वेश्चन था, है ना। एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन है, ईयर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ईयर क्या करोगे देखकर पीडीएफ में देख लेना। सो यंग्स मॉडुलस की बात कर ले। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला, इसका मतलब के है ये। ठीक है ना। अच्छा शियर और शियर की बात कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज कैपिटल जी। ठीक है ना। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन सिंपली बोला है, इसका मतलब कैपिटल ई। अच्छा लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन बोला है, इसका मतलब दैट इज म्यू। मैच हो गया क्या, चेक कर लो। देखो यहां पर मैं वन को मैं मैच कर सकता हूं इजीली। यंग्स मॉडुलस किसके साथ मैच करा, बी। टू को मैं मैच कर लूं, पॉइजन रेशियो किसके साथ मैच करूंगा, वन, सॉरी ए लिखना चाहिए था। अच्छा थ्री को मैं मैच कर लेता हूं, बल्क मॉडुलस दैट इज डी। फोर्थ को मैं मैच कर सकता हूं विद सी। ठीक है ना। तो बी ए डी सी दिख रहा है यहां पर इजीली, है ना। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही मिल जाता है, बाकी ऑब्वियसली बात है गलत ऑप्शंस होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। 2016 का क्वेश्चन है, बोलता है दैट द रेशियो ऑफ अ शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन। भैया शीयर का रेशियो क्या होता है, दैट इज शीयर मॉडुलस, है ना। सो दैट इज शीयर मॉडुलस, दैट इज जी। ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कैपिटल ई। व्हाट इज दिस, दिस इज कैपिटल के, और बाकी टेंजेंट मॉडुलस तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है, शियर मॉडुलस जी या फिर कैपिटल एन। ये क्या है सर, दिस इज के। ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस, है ना।
तो एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कैसे एक्ट करता है, वो भी तो नॉर्मल ही एक्ट करता है ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सर कैपिटल के इज नथिंग बट दैट इज योर बल्क मॉडुलस। क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस तो लिखा ही नहीं है यार, ये तो जी है, ये भी जी ही है ऑप्शन में, है ना, और ये ई है, के तो दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में। कौन सा आएगा यहाँ पर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। भैया कितनी बार पूछोगे सेम चीज, है ना। अब ये हर बार पूछेगा तो ऐसा थोड़ी ना हर बार एक्सप्लेन करेंगे अपन। सारे क्वेश्चंस को मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस ग्रो हो, मेरा भी टाइम सेव हो। मेरा भी टाइम सेव होगा तो आपका भी टाइम सेव होगा। ऑब्वियसली बात है, जितना लंबा वीडियो उतना आपको टाइम लगना है। तो वीडियो को छोटा करने का तरीका क्या है कि एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दे दो और उसके जैसे सारे क्वेश्चन एक साथ कर दो। अदरवाइज अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर क्वेश्चंस अलग अलग होंगे तो हर बार मेरे को वापस से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रिलेशन पूछा गया है यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में। तो देखो रिलेशन ऑब्वियसली बात है, मैं डिराइव तो नहीं करवा रहा हूं, लेकिन हाँ आपको रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है, दैट इज 2g इंटू 1 प्लस म्यू। या अगर मैं k के लिए भी लिख रहा हूं तो e इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज 3 टाइम्स ऑफ k इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू, ठीक है। सो यहां पर एक्चुअली अगर देखोगे तो ये रिलेशन जो दिख रहा है ये है k वाला, ना कि n वाला, ठीक है ना। एंड आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। ये दो रिलेशन तो याद रख ही लो, इसके अलावा भी दो रिलेशन और दूंगा आगे मैं आपको, है ना, बट अभी फिलहाल ये दो रिलेशन याद रखो। स्टेप में आगे बढ़ते हम लोग धीरे धीरे। तो पहले ये जो दो रिलेशन है इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, और जो इसके अलावा दो रिलेशन और है उनको थोड़ा सा भी आगे देखते हैं, डाइजेस्ट कर लो पहले, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड द पॉइजन्स रेशियो एंड द मॉडुलस ऑफ योर रिजिडिटी, ठीक है ना। तो ई और एन में रिलेशन पूछ रहा है भैया, रिलेशन क्या है, दैट इज 2n इंटू 1 प्लस म्यू। अच्छा जो यहाँ पर म्यू दिख रहा है, ये पॉइजन रेशियो को कई बार 1/m भी लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखता हूँ, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n इंटू 1 प्लस 1/m। एग्जैक्टली मैच करता हुआ कहाँ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रिलेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगेन वही सेम रिलेशन जो मैंने इसके पहले लिखवाया है। क्या लिखवाया है सर, अगर मैं जी वाला रिलेशन की बात करूं, 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अब यहां पर इसी को 2n भी तो लिख सकते थे, है ना, नोटेशन का डिफरेंस है बस यार। कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम रिलेशन पे कितने क्वेश्चन है, सिर्फ दो रिलेशन और याद करवाए, वो दो रिलेशन पे इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखते चलो अभी, है ना, ताकि एक्चुअली क्वेश्चन एक साथ करने पे आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलती है क्वेश्चंस की, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी एग्जाम में, ये आपको पता होगा तो आप उसको उतना ही ज्यादा सीरियसली याद करोगे, रिवाइज करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो भैया आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज ई इक्वल्स टू बी 2n इंटू 1 प्लस म्यू। यस और नो, प्लस है, माइनस नहीं है ना। 3n वाला फॉर्मूला ये k वाला फॉर्मूला है, ये तो गलत हो गया, पक्का है, 1 माइनस नहीं आना चाहिए, 1 प्लस आना चाहिए, है ना। अच्छा ये 1 प्लस म्यू वाला भी गलत है क्योंकि 1 माइनस 2 म्यू आता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये है एक्चुअली फॉर्मूला जो कि आपका k वाला फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है जो कि g वाला फॉर्मूला है ना। यहाँ पर n यूज करा है तो n होता है g ना कि k, ठीक है ना। सो ई n और g यहाँ पर सेम नोटेशन, सेम टर्म के लिए यूज किए जाते हैं नोटेशन। सो दैट इज शियर मॉडुलस। मिल गया ऑप्शन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के ई और 1/m के बारे में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो भैया देखो के और ई में रिलेशन, के और ई वाला रिलेशन क्या है, दैट इज 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। अच्छा वैसे ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया ना, इन दोनों फॉर्मूले के डेरिवेशंस भी होते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये याद करना होता है, इनका डेरिवेशन भी समझना होता है, ठीक है ना। क्या जरूरी है वो डेरिवेशन समझना, देखो भैया बहुत रेयर चांसेस है कि डेरिवेशन में यूज्ड कंसेप्ट पे कभी सवाल आए,
आपकी एग्जाम में। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल की एग्जाम में चले जाओ, कोई असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम में चले जाओ, या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वहां पर डेरिवेशन का यूज आता है इवन इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो डेरिवेशन है इनका, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चंस है, कभी कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। ठीक है ना, ठीक है, अगर पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ अभी डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं आपको फुल कोर्स में, बट हाँ क्वेश्चंस में ऑब्वियस सी बात है डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। अच्छा क्या है यहाँ पर, अगर रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू बी 3k इंटू 1 - 2/m। हाँ या ना, म्यू को मैंने 1/m लिख दिया है। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाएगा एलसीएम लेकर, m, है ना, ये हो जाएगा 2 - m, क्या बन जाएगा ये, m-2। ठीक है ना, सो यहां से अगेन मैं क्या बोल सकता हूं, 3k इज इक्वल्स टू बी me अपॉन m-2। सो k विल बी इक्वल्स टू बी me अपॉन 3 इंटू m-2। यस और नो, ये रिलेशन आप एग्जैक्टली देख सकते हो कौन से ऑप्शन में, देखो जरा जल्दी जल्दी ढूंढ कर बताओ कौन से ऑप्शन में एग्जैक्टली दिख रहा है। सर me अपॉन 3 इंटू m-2 दैट इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। भैया थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो आप क्या समझ लिए कि हमको यहाँ रीअरेंज करना भी नहीं आता, क्या सच में आप ऐसे हो, नहीं हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन का आंसर आई गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखो यहाँ पर म्यू की जगह वी यूज करा है, पॉइजन रेशियो के लिए वी यूज करा है, तो क्या आपको इतना नहीं पता कि भाई पॉइजन रेशियो के लिए म्यू और वी दोनों यूज किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, शेयर मॉडुलस अभी तक एन यूज कर रहा था, अभी जी यूज कर रहा है, मैंने दोनों नोटेशंस आपको बताए हैं। क्या रिलेशन याद करवाया था मैंने, दैट इज 2g इंटू 1 प्लस म्यू, मैंने ये याद करवाया था। अब आप एकदम ही अंधे मत बन लेना कि सर नहीं नहीं आपने तो ये याद करवाया था, यहाँ पर तो कुछ और पूछा है। अरे मेरे भाई थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना यार, है ना, तो क्या बन जाएगा, g इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस वी। म्यू की जगह वी यूज कर लो ना यार, कितना बड़ा यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने में टाइम लगता था आपको, है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। अगला क्वेश्चन देख के बताओ फटाफट, E इज इक्वल्स टू बी 2n है किसी मटेरियल के लिए, तो उसके k की वैल्यू क्या होगी। भैया आपको क्या रिलेशन याद है, 2n इंटू 1 प्लस म्यू आपको याद है, ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि E की वैल्यू 2n के बराबर ही है। So as E equals to be 2n is equals to be 2n into 1 plus mu। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 प्लस म्यू की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और सर अगर म्यू की वैल्यू 0 हो तो आपको ये पता है, क्या पता है, दैट E is equals to be 3 into k into 1 minus 2 म्यू होता है, हाँ या ना, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो, so 3k into 1 minus 2 into 0, so this is equals to be 3k, है ना। पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था k का वैल्यू, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, e/3। e/3 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। बड़ा सिंपल सी बातें हैं यार, बहुत सिंपल सी बातें हैं, याद रख लो, ठीक है। कौन से 2 रिलेशन याद करवाए मैंने अभी तक आप लोगों को, कितने रिलेशन याद करवाए, सिर्फ 2 रिलेशन याद करवाए हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर अ कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल व्हिच फॉलोज हुक्स लॉ। देखो भाई कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर मान लीजिए यहां पर आइसोट्रोपिक मटेरियल बोला गया है तो भैया ई के जी एन, सॉरी ई के जी और म्यू, कोई भी 4 में से 2 भी पता होंगे तो आप एक पहले रिलेशन निकालेंगे, जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन था, है ना। यहां पर क्या दिख रहा था कि सर मेरे को अगर मान लीजिए म्यू पता है और एन पता है तो आप पहले ई निकाल लेंगे, और जब ई निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है के की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 4 में से सिर्फ 2 की वैल्यू की जरूरत है। और यहाँ पर ये चारों के चारों सभी डायरेक्शन में अगर सेम है तो की बात है, अगर डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग डायरेक्शन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर ये बोल रहा है आइसोट्रोपिक की, तो आइसोट्रोपिक में सिर्फ और सिर्फ कोई 2 वैल्यू पता होगी, काम बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहां पर बात कर रहा है ऑर्थोट्रोपिक की, ऑर्थोट्रोपिक का मतलब क्या है, दैट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यूज होती हो तो 9 आपको यहां पर इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे अगर एनाइसोट्रोपिक अगर मटेरियल है, एनाइसोट्रोपिक मतलब
सर हर एक डायरेक्शन में अलग 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 क्या है, वैल्यूज हैं। तो उस केस में आपको टोटल 21 वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहां पर जो पूछा गया था आंसर क्या आ जाएगा, सर है ही नहीं ऑप्शन। आइसोट्रॉपिक के लिए पूछा था, 2 होना चाहिए था आंसर, 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन को आप बोल सकते हो कि इसका आंसर नहीं है, इसलिए स्टार मार्क करके छोड़ देता हूं भी, इसका कोई आंसर नहीं है यहाँ पर जो मैच करता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल। देखो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स पूछे जा रहे हैं इंडिपेंडेंट। सो आइसोट्रॉपिक बोला जा रहा है। आइसोट्रॉपिक के लिए क्या होता है, आइसोट्रॉपिक के लिए अभी अभी मैंने आपको वैल्यू याद करवाई 2। ऑर्थो के लिए कितने होते हैं, सर ऑर्थो के लिए होते हैं 9। एनाइसोट्रॉपिक के लिए कितने होते हैं भैया बोलो, दैट आर 21। क्या सर और याद करवाने की जरूरत है क्या, 2 9 21 कितनी बार करवाऊं। फिलहाल आइसोट्रॉपिक पूछा था तो आइसोट्रॉपिक के लिए आंसर क्या टिक करोगे, नन ऑफ दीज 2। अगला क्वेश्चन बता दो, चलो एक क्वेश्चन मिस हो गया। द टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल आर इंडिपेंडेंट पूछ रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंट अगर पूछता है तो दैट आर योर 4, सॉरी दैट आर योर 2। ठीक है, हाँ लेकिन सर अगर इंडिपेंडेंट ना पूछता, टोटल पूछता तो 4 होते। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या पूछ रहा है, E/G पूछ रहा है। ठीक है, जिसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 0.2। तो भैया एक बात बताओ, E इज इक्वल टू भी क्या था फॉर्मूला, 2G इंटू 1 प्लस म्यू। सो E अपॉन जी की वैल्यू में क्या लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस म्यू। अच्छा म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, 1 प्लस म्यू इज 0.2। So this is equals to be 2 into 1.2। आंसर क्या आ गया, 2.4। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। दिख रहा है 2.4 एग्जैक्टली। रिलेशन तो आपको पहले से ही याद था यार, बस वैल्यूज पुट करनी थी, है ना। अगला क्वेश्चन एक और बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। इफ द यंग्स मॉडुलस इज ट्वाइस ऑफ इट्स रिजिडिटी, मतलब क्या बोल रहा है, E इज इक्वल्स टू बी 2G, ये दिया हुआ है। लेकिन ये बताओ ये E होता किसके बराबर है, 2G इंटू 1 प्लस म्यू होता है ना। सो अगर ये बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस म्यू की वैल्यू 1 है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या है, 0। और अगर सर म्यू की वैल्यू 0 होगी, यही तो पूछा था सर म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी 0, दैट इज नन ऑफ दीज। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन E एंड K। सर E इज नथिंग बट दैट इज 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। रिलेशन आपको पहले से याद है ना। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में बोल दी गई है, कितनी बोल दी गई है सर, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.25। तो ये क्या आ जाएगा, 3K इंटू 1 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल्स टू बी 3/2K, दैट इज 1.5K। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, सी मिल गया। तो भैया रिलेशन आपको यही वाला याद रखना है। मैंने आपको 2 रिलेशन याद करवाया शुरुआत में ही, है ना। तो देखो इस तरह से आपको रिलेशन भी याद हो गए जो एक्चुअली क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, है ना। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर P is the tensile stress in a rectangular bar. The volumetric strain is given by। देखो भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है ना। इसी को एप्सिलॉन V भी लिखा जाता है, बट दिस इज नथिंग बट दिस इज एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन Y प्लस एप्सिलॉन Z, है ना। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई किया गया है P, तो P/E यहाँ पर स्ट्रेन होगा इन दैट डायरेक्शन, लेकिन जो दूसरी लैटरल डायमेंशन होंगी उनमें डायमेंशन कम होगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी कितनी, म्यू टाइम्स द स्ट्रेन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। भैया म्यू की डेफिनेशन लिखते हो, बाकी इसका डेरिवेशन तो ऑब्वियसली बात है, डेरिवेशन तो खैर नहीं बोल सकते हो, बेसिक यहाँ पर रिलेशन है, बट इसके बेसिस पे आप डिराइव करते हो अपना वो फॉर्मूला, दैट योर E इज इक्वल टू बी 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। सो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ P/E इज द लैटरल स्ट्रेन into minus mu times P/E is another lateral strain। so इसको ही सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, P/E into 1 minus 2 mu। ठीक है, मिल गया। so this is nothing but this is epsilon V, that is the volumetric
स्ट्रेन। समझ में आ रही बात? पक्का? अच्छा चलिए, कौन सा ऑप्शन मिल गया? आंसर कौन सा है भैया बता दो। P इंटू 1-2 μ/E, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखो, अगर हाइड्रोस्टैटिक केस होता, मतलब सभी डायमेंशन से, सभी डायरेक्शन से इक्वल इक्वल स्ट्रेस होता, तो ये तो मैंने अभी यहां पर बताया है सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू वन टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मान लीजिए सभी डायमेंशन से, अगर मान लीजिए ये है आपका एक पर्टिकुलर बॉडी जिसकी सभी डायमेंशन पे इक्वल 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 स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इधर से भी लग रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, जैसे ये लिखा है ड्यू टू वन स्ट्रेस, इसी तरह से बाकी के दोनों स्ट्रेसेस को भी लिखो और तीनों को सम कर दो। ठीक है ना? जब तीनों को सम करोगे तो फॉर्मूला आ जाता है आपका E इज इक्वल टू बी 3K इंटू 1-2 में। ठीक है, चलिए खैर अभी यहाँ पर समझ में आ गई है डेफिनेशन, रिलेशन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जरूर नोट कर सकते हो। देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो कि एग्जैक्टली सेम सेम ही दिख रहे हैं, है ना? समझ में आ रही बात? पक्का? तो यहाँ पर जो रिलेशन मैंने आपको याद करवाया वो रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, है ना? मैंने आपको कौन कौन से रिलेशन याद करवाया देखो जरा। E इज इक्वल्स टू बी 2n इंटू 1+μ, पहला रिलेशन। दूसरा मैंने आपको लिखवाया दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी 3K इंटू 1-2 μ, ये दो रिलेशन हो गए। ठीक है, ये दो तो याद रखने ही रखने हैं। और क्या याद रखना है सर इसके अलावा? देखो पूछने को पूछ सकता है और आप लोग यहाँ पर रीअरेंज करोगे ना खुद से तो टाइम ज्यादा लगेगा एग्जाम में, इसलिए बेहतर है कि ये फॉर्मूले भी याद रख लो। पूछा नहीं है अभी तक लेकिन पूछ सकता है ना यार। सो 3K प्लस जी एंड म्यू इज इक्वल्स टू बी 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। तो ये दो रिलेशन भी है लेकिन इन दो रिलेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। चांसेस है पूछ लेगा, अगर कहीं पूछ लेगा तो भैया ठीक है, उसके लिए मैंने लिखवा दिया है, रिवाइज करिएगा आप। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले दो रिलेशन। तो इन पे मैं पूरे 5 स्टार दे देता हूं और इनको मैं सिर्फ 2 स्टार दे रहा हूं, इसलिए कि भैया ठीक है यार अभी तक सवाल नहीं आया, अगर आएगा तो उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जो जिन्होंने ये याद रखा होगा। लेकिन ये तो पक्की बात है याद रखना ही है क्योंकि अभी तक बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप शायद समझ में आया होगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं। अभी इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं जिसमें हमने बातें करी अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलास्टिक मॉडुलस और इलास्टिक कांस्टेंट्स। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।